हेलो, कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसे चल रही है बच्चों नीट की तैयारी? एकदम फुल टू झक्कास। बच्चा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी, ठीक है। और बच्चा जो रहता है वो इम्प्लांट होने के बाद, यानी माँ की कोख में आने के बाद कैसे उसका विकास होता है। हम जर्म लेयर्स पढ़ेंगे। बच्चा तीन लेयर्स का बना रहता है। पहले हम लोग के भी 3 लेयर हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे तो 3 थाली 3 प्लेटें एक साथ लगा दी हो, वैसे थे हम कभी, ठीक है। वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने के पहले लेकिन अपना मोटो याद रखेंगे। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। सो लेट्स वर्क हार्ड। ये क्या लिखा है, दिख रहा है? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये तो पढ़ना है अपने को। इट्स नॉट बर्थ, नॉट मैरिज और डेथ, बट गैस्ट्रुलेशन विच इज ट्रूली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ। अपने जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट समय था वो पैदा होना या मृत्यु या शादी नहीं है, वो है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। यानी कि जब हम 2 प्लेट से 3 प्लेट बनते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। इसी समय बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हम लोग 3 प्लेट बनते हैं, ठीक है। और जो 3 प्लेट बनते हैं ना, उससे हमारी पूरी बॉडी बनने वाली है, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। पैदा हो गए तो कोई महान काम नहीं कर दिया। अगर सही से नहीं पैदा हुए, सारे ऑर्गन सही से नहीं बने तो क्या फायदा, है ना। और शादी ब्याह करके भी कुछ खास होना नहीं है, ठीक है। और मर गए तो फिर अपने को कोई जाता नहीं है, घर वाले बेचारे रोते हैं ना। तो इट इज नॉट बर्थ, मैरिज और डेथ, बट गैस्ट्रुलेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। ऐसे लेविस वॉलपर्ट जी ने बोला था 1986 में, ठीक है। अच्छी बात बोली थी इन्होंने, एकदम सही वाली। अब वो ममा अपने टमी को देख रही है और ये बेबी, हाँ, ममा के अंदर में। एनिमेशन है ये तो, बेचारा अंदर में नहीं है लेकिन एनिमेटेड है ये, ठीक है। और ये बेटा पूरा प्रोसेस है कि जब 1 वीक, मतलब जो 1 वीक का लास्ट होता है ना, 6th to 7th डे, तो यहाँ बच्चा इम्प्लांट होना चालू हो जाता है यूट्रस के अंदर, है ना। ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है। और फिर वो कैसे कैसे ग्रो करते 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 यहाँ लास्ट में 3 महीने तक, है ना। जब 3 महीने का बच्चा होता है फिर वो इंसान के बच्चे जैसा दिखने लगता है। नहीं तो फिर यहाँ और ये इंसान और मुर्गी के बच्चे में कुछ खास अंतर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ, है। तो कैसा कैसा दिख रहा है ये, लेकिन जब 3 महीने का हो जाएगा तो इंसान के बच्चे जैसा दिखना चालू हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो देखना है अपने को बेटा। गैस्ट्रुलेशन तक पढ़ना है। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग, ये 3 वीक्स वाला डेवलपमेंट। और बाकी तो आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, बस एमबीबीएस चले जाओ, फिर तो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना ही है मेडिकल कॉलेज में, हाँ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और ये एक एनसीईआरटी की फोटो है, अच्छी सी, क्यूट सी। क्या है ये? ममाज वॉम्ब, यूट्रस, राइट। और क्या है यूट्रस में? ये बेटा ये वाले पोर्शन जो ऊपर वाला होता है ना, फेलोपियन ट्यूब के ऊपर, इस पोर्शन को बोलते हैं फंडस, ठीक है। और ये क्या है? बॉडी ऑफ यूट्रस, और ये सर्विक्स, है ना। और बच्चा इम्प्लांट होता है ज्यादातर बॉडी में, वो भी ऊपर पीछे की तरफ वाली दीवार में, पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल में, ठीक है। तो पीछे तरफ ज्यादातर के इम्प्लांट होता है कोने में जा करके, है ना। और कभी कभी फंडस में, तो ये जगह यहाँ जाके घुसा हुआ है ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या है? ये रहा बच्चा, ठीक है। ये क्यूट सा बच्चा, इंसान के बच्चे जैसे दिख ही नहीं रहा है। ये दूसरे महीने के एंड में है ये, है ना, 2nd मंथ के एंड में है ये। अच्छा, ये क्या कैविटी है? यह है एमनियोटिक कैविटी। अभी हम लोग इसकी पूरी लेबलिंग देखेंगे। एक और फोटो है मेरे पास, पहले इस फोटो की लेबलिंग देखते हैं। ये क्या बना हुआ है? प्लेसेंटल विलाई। बेटा जो प्लेसेंटा बनाते हैं ना, मैंने प्लेसेंटा फॉर्मेशन इसके पहले वाले लेक्चर में जहाँ पे क्लीवेज इम्प्लांटेशन बताया, उसी चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। वहां पे ये प्लेसेंटल विलाई, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी विला सब बताया मैंने लेक्चर में, देखना। ये प्लेसेंटा बनाने में भाग ले रहे प्लेसेंटल विलाई, ये बच्चे का कंट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। और मम्मी का कंट्रीब्यूशन क्या है? ये प्लेसेंटल विलाई के बीच बीच में जो जगह रहती है ना, अभी देखते हैं अगले फोटो में, वो दोनों मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं। और ये क्या है बेटा? ये रेड रेड जो दिख रहा है, ये है कैविटी ऑफ यूट्रस, खाली जगह,
है ना, ये रेड रेड वाली खाली जगह कैविटी ऑफ यूट्रस, और ये छोटू सा ये क्या है, योक सैक, और ये प्यारा सा एम्ब्रियो, और ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। बच्चा पैदा होता है तो ऐसे हम लोग देखते हैं ना, उसकी नाभि नाल है, उसको काट देते हैं डॉक्टर, ऐसे क्लैंप किया रहता है, बच्चा पैदा होता है तो वही चीज है ये अम्बिलिकल कॉर्ड। ये देखो यहाँ दिखेगी ये वाली ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। सो दिस वन इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। चलो ये क्या है, प्लग ऑफ म्यूकस सर्विक्स। बेटा देखो सर्विक्स में म्यूकस का प्लग हमेशा रहता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे छोड़ दो तो ओव्यूलेशन में ही बस फ्लूइड जैसा सिक्रीशन होता है पतला पतला, बाकी टाइम एकदम थिक सिक्रीशन रहता है। प्लग है म्यूकस में, इससे स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएगा आप, ठीक है। चलो देखते हैं, ये प्लग ओव्यूलेशन के टाइम पे हट जाता है। ये अब देखो ये लेबल्ड वाले फोटो है, ठीक है। ये क्या हो गया, क्यूट सा बेबी, है ना, सेम वाली फोटो है ये, बस लेबलिंग अलग है, लेबलिंग है इसमें, एमनियोटिक फ्लूइड है यहाँ, ठीक है। और ये वही बॉडी की कैविटी है ना, ये सर्विक्स में म्यूकस प्लग, एंड ऑफ 2nd मंथ पे हम देख रहे हैं इस फोटो को। बेटा जब बच्चा माँ की कुख में आ जाता है यानी एंडोमेट्रियम में आ जाता है, ठीक है, उस समय जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। बेटा यूट्रस के अंदर वाली दीवार है, जैसे ही बच्चा उसमें चिपकना चालू हो जाता है, इम्प्लांटेशन चालू हो जाता है, उसी समय वो पूरी जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें एक रिएक्शन होता है, डेसिड्यूअल रिएक्शन, और वो कन्वर्ट हो जाती है डेसिड्यूआ में, ठीक है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन का वीडियो देखना, इसके पहले वाला है ये, ठीक है। डेसिड्यूआ, तो डेसिड्यूआ क्या होती है, प्रेग्नेंट फीमेल में ही मिलेगी, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट में नहीं मिलेगी। हालांकि हर महीने नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में एंडोमेट्रियम अच्छी खासी मोटी तगड़ी होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा आता है ब्लास्टोसिस्ट छूता है किसको, एंडोमेट्रियम को, इम्प्लांट होने की कोशिश करता है तो उसमें रिएक्शन होता है, वो चेंज होती है, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम के सेल होते हैं ना वो शेप बदल देते हैं, पॉलीगन जैसे हो जाते हैं, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल हो जाते हैं, हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागोनल हो जाते हैं और अपने अंदर ग्लाइकोजन भर लेते हैं, अपने अंदर फैट भर लेते हैं, और बच्चे को नरिशमेंट देना है इसलिए। और पूरी पहले तो बच्चा जहाँ इम्प्लांट होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ यूट्रस की वॉल है, इतनी लेयर में चेंज होते हैं, ठीक है। बच्चे के नीचे वाली जिसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, यहाँ देखो, यहाँ बच्चा, यहाँ इम्प्लांट है ना, तो इस जगह पर है ये डेसिडुआ बेसिलिस, जो बच्चे जहाँ इम्प्लांट हो उस जगह पर। और बच्चे के ऊपर कैप्सूल जैसा कौन बनाता है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, बच्चे को कैप्सूल जैसे बना रही है, वो भी एंडोमेट्रियम की लेयर है। क्या है कि देखो ये यूट्रस है ना, ये फेलोपियन ट्यूब बना लो। बच्चा जब आया तो चिपका पहले एंडोमेट्रियम पे, बाद में एंडोमेट्रियम के सेल मल्टीप्लाई कर करके बच्चे को घेर लिए, और ये बच्चा माँ की कोख में अंदर, ठीक है। और ये क्या थी, ये एंडोमेट्रियम थी, नीचे थी, ठीक है। बाद में पूरा फिर से बनाते हैं उसको, रुको, ये है यूट्रस की दीवार, ठीक है, यहाँ बच्चा आके चिपका है। और ये क्या है, एंडोमेट्रियम है, बाहर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम सब हो गए। हमें किससे मतलब है, एंडोमेट्रियम से। ये जैसे चिपका ना, उसके बाद अंदर जैसे जैसे घुसता जाएगा दीवार में, एंडोमेट्रियम में, मम्मी के सेल्स ऐसे 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 कर भर देंगे, उसको घुसा लेंगे अंदर, अपनी बच्चा माँ की कोख में आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो ये ऐसे पूरा कवर कर रखा है एंडोमेट्रियम ने, ये एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो नाम कैसे दिए गए, पहली बात तो पूरी की पूरी चेंज हो गई, डेसिड्यूअल रिएक्शन हो गया, सब में खूब सारे जो सेल थे हेक्सागोनल हो गए, ग्लाइकोजन भर गया, लिपिड भर गया, ठीक है, और पूरे चेंज हो गए डेसिड्यूआ में। सबसे पहले चेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ पता है, ये जो बच्चा जहाँ है उसके नीचे, इसको बोलते हैं डेसिड्यूआ बेसिलिस। फिर बच्चा को ऊपर जो कैप्सूल जैसे घेरे है, ये है डेसिड्यूआ कैप्सुलरिस, और बाकी जो बचा आधा मोर ले गए, ये बोलते हैं बेटा डेसिड्यूआ पेराइटेलिस, ठीक है। तो बच्चे के ऊपर कैप्सूल जैसी कौन सी थी, ये वाली डेसिड्यूआ कैप्सुलरिस, बाकी जो बची साइड वाली कौन सी थी, डेसिड्यूआ पेराइटेलिस, है ना। और जो बच्चे के नीचे जो मेन वाली है जो ये डेसिड्यूआ बेसिलिस, ठीक है। और बेटा यही जो है ना बेसिलिस, ये वाली, ये बनाएगी क्या पता है, प्लेसेंटा। ये तो माँ का सहयोग होगा प्लेसेंटा बनाने में, बच्चे का क्या सहयोग होगा। अच्छा, ये जो डेसिड्यूआ बेसिलिस है ना, ये जो पोर्शन है प्लेसेंटा बनाने में सहयोग करता है। आप लोग एमबीबीएस में जाओगे तो पढ़ोगे, इसको बोलते हैं डेसिड्यूअल प्लेट, ठीक है, एमबीबीएस में पढ़ना है। अच्छा, मैंने प्लेसेंटा फॉर्मेशन में बताया था कि बच्चे के ऊपर ऐसे विलाई आ जाते हैं। विलाई क्या होता है पता है,
ये बच्चा है, ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। अभी ये इम्प्लांट होने की कोशिश कर रहा है ये एंडोमेट्रियम में। इस बच्चे के बाहर क्या है, बाहर की लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और इससे ये डिवाइड करती है ना, तो कुछ स्पेशल सेल जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। पहले अलग अलग सेल बने, ठीक है, और उन सेल्स की सबकी मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई आपस में, और सबकी मेम्ब्रेन गायब हो गई, ठीक है। और बस न्यूक्लियस रह गए, सबकी मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होके ना एक पैकेट जैसा बन गया, जिसमें सबका साइटोप्लाज्म था और सबका न्यूक्लियस था। उसको बोलते थे सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। लेक्चर में देखना वो वाले, भले इसमें पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, मैं उसके बेसिस पे समझा रही हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया पता है, ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये पूरी लेयर थी, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। ये क्या है बेटा, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। और ये है सेल्स है, इसमें पर्टिकुलर अलग अलग सेल ऐसे दिखते हैं, सबकी बाउंड्री है, सब में एक एक न्यूक्लियस है, इसलिए बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे 13वें दिन लगभग जब बच्चा माँ की कोख में होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट ऐसे ऐसे उंगली जैसे प्रोजेक्शन निकालने लगती है। इसको बेटा प्राइमरी विलस बोलते हैं। बाद में ना इन विलस में बीच में गैप आएंगे, ठीक है। ये जो विलस है इसको बाहर निकालोगे ना, अगर मान लो ऐसे पहले पूरा विलस था, तो बीच में ना बाद में क्या होता है पता है, बीच का थोड़ा सा गायब हो जाता है, और उसमें मीजोडर्म नाम की चीज आ जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एक्चुअली बच्चे के पूरे बाहर मीजोडर्म कैसे बनती है, देखो ये बच्चा है, ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, और यहाँ इनर सेल मास था। क्या होगा पता है, ये तो ट्रोफोब्लास्ट है, और बच्चा ना 2 डिस्क बन जाता है जब इम्प्लांट हो रहा होता है उस वक्त, ऊपर एपीब्लास्ट, नीचे हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट से फिर सेल ऐसे डिवाइड करते करते ऐसे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लास्टोसील कैविटी थी, ये कन्वर्ट हो जाती है योक सैक में, और वो ये ऊपर एपीब्लास्ट है ना, इससे भी सेल ऐसे डिवाइड होंगे, ठीक है। इनके बीच में फ्लूइड आ जाता है, इनके सेल्स के, ये जो एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं ना, इनके बीच में फ्लूइड आ जाता है, तो ऐसे दूर हो जाते हैं ये, और दूर हो जाते हैं, इनके बीच में खाली जगह आ जाती है, फ्लूइड भर जाता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। तो ये कैविटी बन जाती है एमनियोटिक कैविटी। और पूरे इसको बच्चे को किसने घेर रखा है, ट्रोफोब्लास्ट ने। तो पहले तो ये ऐसे ब्लास्टोसिस्ट जैसा था, बाद में इससे क्या बन गई, 2 प्लेटें बन गई, फिर ये प्लेट से भी 2 ऐसे कैविटी बन गई, ठीक है। ये पूरी कैविटी थैले बन गए। बाद में क्या हुआ पता है, ये जो ये नीचे वाले को योक सैक बोलते हैं ना, इसके सेल्स ऐसे 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 फैल गए और चारों तरफ मल्टीप्लाई कर गए। ये जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते थे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। बेटा मैं जल्दी जल्दी इसको रिवीजन टाइप का करा रही हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। मीजोडर्म क्यों बनती है, ताकि ब्लड वेसल बने। अब ये जो मीजोडर्म बनी है, ठीक है, ये क्या होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट, इसके बाहर में ट्रोफोब्लास्ट थी मीजोडर्म के बाहर में। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट से विलाई निकले थे ना, इसमें ये मीजोडर्म की लेयर घुस जाएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर करके ऐसे इसमें घुस जाएगी। अब बाद में पता है क्या होगा, इस मीजोडर्म से ब्लड वेसल्स बन जाएंगे। तो बच्चा अपना खाना पानी का जुगाड़ कर रहा है, ठीक है। मीजोडर्म ही ब्लड वेसल को बनाती है, हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जा करके। ये बच्चे के बाहर वाली मीजोडर्म है। बच्चा असली कहाँ है पता है, ये 2 प्लेटें हैं बच्चा। बाद में ये 3 प्लेट बनेगी, गैस्ट्रुलेशन, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जब बच्चा माँ की कोख में इम्प्लांट हो रहा होता है, तो बच्चा का जो इनर सेल मास होता है ना, एम्ब्रियोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट में, वो कन्वर्ट हो जाता है 2 प्लेटों में। और बाद में जब इम्प्लांट हो जाएगा, घुस गया माँ की कोख में, तो वो 2 प्लेटें 3 प्लेटों में बदल जाएगी, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे है ये बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इस एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में भी बीच में क्या होता है पता है, गैप आ जाता है और फ्लूइड भर जाता है, और ये 2 लेयर की तरह से मीजोडर्म अलग हो जाती हैं, इसमें फ्लूइड भर जाता है। पहले मीजोडर्म पूरा ऐसे सॉलिड था, फिर इसमें फ्लूइड भर गया, तो ऐसे 2 लेयर हो गई और पानी जैसा भर गया। उस कैविटी को पता है क्या बोलते हैं, कोरियोनिक कैविटी। लास्ट लेक्चर में है, ठीक है, ये रहा कोरियोनिक कैविटी, और ये कोरियोनिक कैविटी है, ठीक है। इस कोरियोनिक कैविटी का जो मीजोडर्म का बाहर की तरफ लेयर गया ना, वो, ठीक है, वो लेयर जो है बाहर ट्रोफोब्लास्ट था। दो सबको मिला के क्या बोलते हैं, कोरियन। ये देखो, ये ट्रोफोब्लास्ट, ये क्या है, कोरियोनिक कैविटी, और इधर जो होगी वो होगी मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ठीक है।
और उसके बाहर ट्रोफोब्लास्ट होगी, दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं कोरियन। क्या बोलते हैं? कोरियन। और ये जो कोरियन है बेटा, इसी में विलस निकले थे। ठीक है, ये जो बाहर की लेयर है ट्रोफोब्लास्ट से निकले थे ना, तो कोरियन जो है वो ट्रोफोब्लास्ट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, इसलिए इन विलस को बोल देते हैं कोरियोनिक विलाई। आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो, ठीक है, इसलिए पिछला लेक्चर में लास्ट का पार्ट जरूर देख लेना, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये विलस है, ठीक है। तो ये विलस किधर तरफ ज्यादा बनेगा? जिधर तरफ प्लेसेंटा बनना है, क्योंकि इसी विलस में मैंने बताया ना मेसोडर्म घुस जाएगा और ब्लड वेसल्स बनेंगी, तो ये जो विलस है ये इधर तरफ ज्यादा बनेगा। और इधर साइड में बाकी बच्चे के बाकी तरफ भी बनता है, लेकिन ये गायब हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये लेयर स्मूथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ विलस बनने का कोई मतलब नहीं है। विलस वहां बनेगा जहां प्लेसेंटा बनेगी, प्लेसेंटा यहाँ ऊपर बननी है, ठीक है। तो कोरियन पूरी लेयर थी बच्चे के बाहर, ठीक है। अब पूरी लेयर में जो बच्चे के साइड वाला पूरा पोर्शन जो कवर कर रही है, प्लेसेंटा वाले पोर्शन को छोड़ दो तो वो स्मूथ हो गई है ना, तो उसको बोल देते हैं कोरियोनिक लिवाई, यानी स्मूथ पोर्शन, ठीक है। और ऊपर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे इसको बोलते हैं फ्रॉन्डोसम, कोरियन फ्रॉन्डोसम, ठीक है। और ये हो गया बच्चे का कंट्रीब्यूशन प्लेसेंटा में, कोरियोनिक फ्रंडोसम, और मम्मी का डेसिडुआ बेसिलिस। अब ये जो कोरियोनिक फ्रंडोसम है ना, ऐसे करके मान लो ये नीचे बच्चा है तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है। इनमें मम्मी का जो डेसिडुआ बेसिलिस है ऐसे ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है, यानी इंटरडिजिटेट कर रहा है, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? प्लेसेंटा को बना दिया। बेटा ये मैंने हवा हवा में इसलिए बताया बिना लिखे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं पूरा बता चुकी हूँ, तो अच्छे से पढ़ना लास्ट लेक्चर को, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस फोटो में लेबलिंग वेबलिंग है, इसलिए मैंने बता दिया। अभी देखो, तो फिर दिमाग खराब हो गया इसको देख के? कुछ नहीं। ये क्या था बेटा? ये बीच बीच में ये डेसिडुआ बेसिलिस थी, और ये बच्चे के विलस निकला था, ये कोरियन फ्रंडोसम था, ठीक है। दोनों ने मिलके क्या बना दी? प्लेसेंटा। कोरियन फ्रंडोसम बच्चे का कंट्रीब्यूशन है, इसको बोलते हैं कोरियोनिक प्लेट, और मम्मी का कंट्रीब्यूशन डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिड्यूअल प्लेट, ठीक है। और बच्चे के ऊपर क्या है? डेसिडुआ कैप्सुलरिस, साइड में क्या है? डेसिडुआ पेराइटलिस, सब एंडोमेट्रियम की लेयर्स हैं। और बच्चे के चारों तरफ जो सबसे बड़ी कैविटी है वो है क्या है? एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। और इसकी जो लेयर है ना, ये आउटलाइन, इसको बोलते हैं एमनियन, एमनियन, ठीक है। और ये पतली सी व्हाइट कलर की जो दिख रही है कैविटी है कोरियोनिक कैविटी। शुरू में ये बड़ी कैविटी थी, अब छोटी हो गई है क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, 2 महीने का हो गया है। और बेटा ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये है योक सैक, और ये येलो येलो वाला ये क्या है? ये है एलेंटोइस, ठीक है। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योक सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। अभी आगे फोटो में आएगा, रुको। ये देखो, ये साफ फोटो है, ये मुर्गी का बच्चा अंडे के अंदर, और ये अपना बच्चा इंसान का, ठीक है। ये क्या है बेटा? बाहर इसके पहली बात तो शेल रहेगी, मुर्गी का अंडे के बाहर कवच रहता है ना, उसको हटा दिया गया, अंदर से दिखा रहे हैं। ये बेटा इसमें क्या है? ये कोरियन है, बाहर की लेयर, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है? ये एमनियन है, ठीक है, ये थैला एमनियन, और इसके अंदर की कैविटी एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। ये क्या है? बच्चा, हाँ। और ये जो बड़ा सा ग्रीन वाला दिख रहा है ये एलेंटोइस है, ठीक है। और ये अंडा, अंडे की जर्दी येलो वाली है ना, अंदर वाला येलो वाला योक सैक, ठीक है। अब इंसान के बच्चे से कंपेयर करो, देखो मुर्गी के बच्चे में योक सैक और एलेंटोइस बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इंसान के बच्चे में दोनों छोटा हो जाएगा। ये देखो, ये योक सैक कैसे हो गया? ये एलेंटोइस है, और ये दोनों की जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, योक सैक का रेमिनेंट, एलेंटोइस, ये दोनों एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो नाभि नाल होती है ना बच्चे की, उसमें रहते हैं, ठीक है, इनका रेमिनेंट। ये जो बच्चे की नाभि नाल होती है एम्ब्लाइकल कॉर्ड, ठीक है, उसमें रहेंगे इनके रेमिनेंट। अच्छा, शुरू में ये बड़ा सा था योक सैक, अब ये पतला सा हो गया है। बड़ा सा कैसे था? पहले के लेक्चर्स में देखना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये क्या क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हो गई? 4। कौन कौन सी? कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, योक सैक, ठीक है। ये 4 लेयर्स हो जाती हैं।
क्या है ये? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ये एलेंटोइस का काम क्या है? ये जो वो होते हैं नॉन ह्यूमन होते हैं उनमें तो ये न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है, न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन, और ह्यूमन में बहुत अच्छे से रोल अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ ये बोलते हैं कि ये ब्लड जो नाभि नाल की ब्लड वेसल होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, उसमें इसका रोल है, ठीक है, किसका? एलेंटोइस का। हालांकि भी बहुत अच्छे से स्टडीड नहीं है ह्यूमन में, ठीक है। अब देखते हैं प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं बेटा। देखो HCG, HPL, रिलैक्सिन, ठीक है। HCG क्या करता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या नाम है इसका? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये सिक्रीट होता है सिंसिशियोब्लास्ट से। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। ये कौन सी लेयर है? ये वाली, ये ट्रोफोब्लास्ट है ना। और बीच में ये एम्ब्रोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट से एक लेयर सेल मल्टीप्लाई करके क्या बनाते हैं? सिंसिशियोब्लास्ट, है ना, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। उसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस रहते हैं। ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट पहले सिक्रीट करती है HCG बहुत सारा, ठीक है। हालांकि बाद में एक्चुअली सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट का भी कुछ पार्ट प्लेसेंटा में रहता है ना, तो बाद में प्लेसेंटा भी सिक्रीट करती है। शुरू में इसको जब तक प्लेसेंटा नहीं बनी है तब तक सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्यों सिक्रीट होती है? ये एक्चुअली ये बेटा यहाँ सिक्रीट हुई, बच्चा इम्प्लांट है यूट्रस में, ठीक है। यहाँ से सिग्नल जाएगा ओवरी को, और ओवरी में रहता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये सिग्नल देता है कॉर्पस ल्यूटियम को कि बच्चे का है ना सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट पार्ट, वो बच्चा मम्मी को सिग्नल दे रहा है कि मम्मी मैं आ गया हूँ। अब ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम है उससे और ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीट कराओ, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ये, तो कॉर्पस ल्यूटियम किसको मेंटेन करेगी? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सिक्रीट करके एंडोमेट्रियम को, ठीक है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगी कॉर्पस ल्यूटियम, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन होगी, क्योंकि बच्चा तो एंडोमेट्रियम में ही रहता है। तो बच्चा बोल रहा है मुझे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना है, तो पहले मम्मी को बोलना पड़ेगा मम्मी कॉर्पस ल्यूटियम को ऐसे संभाल के रखो और फले फूले कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो बच्चे ने HCG सिक्रीट करके सिग्नल दिया, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन आया कहाँ? एंडोमेट्रियम में, और एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या है? अच्छा, ये HCG जब प्लेसेंटा फुल्ली फॉर्म हो जाती है तो इसका कंसेंट्रेशन कम होने लगता है, क्योंकि इसका मेन काम था कॉर्पस ल्यूटियम को बना के रखना। वैसे भी जब प्लेसेंटा बन जाएगी तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर डिजेनरेट हो जाता है, तो ये हालांकि थोड़ा बहुत बाद में सिक्रीट होता रहता है, क्योंकि सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाने में भी रोल है उसका, है ना। विलाई जो बनते हैं ना बेटा, विलस, उसके ऊपर की लेयर होती है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की, क्योंकि मैंने बताया था देखो साइटोट्रोफोब्लास्ट से विलस बनते हैं, और ये ऊपर में सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की लेयर तो है ही, है ना। तो ये प्लेसेंटा में भी रहेगा, तो उसमें भी सिक्रीट होता रहता है। लेकिन ये मेन कौन सिक्रीट करते हैं? शुरू में सिक्रीट होता है ज़्यादा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्लेसेंट कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन कम, एंडोमेट्रियम गिर जाएगी, बच्चा बाहर, ठीक है। अभी देखो HPL क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका पूरा नाम क्या है पता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका काम क्या है पता है? ये ऐसा जुगाड़ करता है, ये हार्मोन, ठीक है, प्लेसेंटा रिलीज कर रही है इसको, ये ऐसा जुगाड़ करता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बेटा, बहुत सारे रिसेप्टर पे काम करता है, वो MBBS में पढ़ना। अभी क्या है, ये ऐसा जुगाड़ करेगा कि मम्मी को ग्लूकोज कम मिले और बच्चे को ज्यादा मिले, मतलब मम्मी कम ग्लूकोज इस्तेमाल करे ब्लड में का और बच्चे को ज्यादा मिले, इसका काम ये है, ठीक है। रिलैक्सिन क्या करता है? रिलैक्सिन बेटा इसमें लिखा है NCERT में दैट इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट बेटा ये एक्चुअली हर महीने एक फीमेल, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे ना हो, हर महीने फीमेल को के ओवरी से रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। हर महीने कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करती है इसको, ये प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है, अभी आगे बताऊंगी मैं। इसका काम क्या है? ये ना यूट्रस की जो स्मूथ मसल होती है ना, यूट्रस की मसल को रिलैक्स रखता है प्रेगनेंसी के वक्त, क्योंकि अगर यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दी तो बच्चा बाहर आ जाएगा, तो यूट्रस की मसल को रिलैक्स रखता है। और अभी आगे एक और काम है, मैं बताऊंगी इसको, एक्चुअली अभी बता देती हूँ। जो हिप बोन होती है ना, बच्चा कहाँ है, उसके बीच की जो जगह है वहां पर है वो यूट्रस में, ठीक है। पेल्विस बोलते हैं, हिप बोन के बीच की जो जगह रहती है उसको पेल्विस बोलेंगे।
पेल्विस के अंदर बच्चा है ना, किसमें, यूट्रस में। जब और दोनों हिप बोन आगे एक जगह जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखो फोटो, ये जगह प्यूबिक सिम्फाइसिस है, दोनों तरफ की हड्डियां आपस में जुड़ी हैं, ठीक है। एंड रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और बताऊं, ये क्या करता है, इसको रिलैक्स करवाएगा जब डिलीवरी होती है लास्ट टाइम में ना, इसको थोड़ा हड्डियों को दूर करेगा ताकि बच्चा अच्छे से बाहर निकल जाए, है ना। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस दोनों हड्डियों को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है। अच्छा, अपने एनसीईआरटी में लिखा है कि ये ओवरी से सिक्रीट होता है, बेटा ये प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है और पूरी की पूरी डेसिडुआ से सिक्रीट होता है। ये देखो, ये इस प्लेसेंटा से सिक्रीट होगा, और प्लेसेंटा बनाने में डेसिडुआ का पार्ट तो था ही, और सिर्फ उतना ही नहीं, ये पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम से सिक्रीट होता है, डेसिडुआ से, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन। और इसका क्या काम है, इसका काम है यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स रखना, ठीक है। किसको रिलैक्स रखेगा, रिलैक्स कराएगा, किसको, यूट्राइन स्मूथ मसल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हर महीने ये क्यों रिलीज होता है, वो इस आस में रिलीज होता है बेटा कि कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या था, प्रेगनेंसी, जैसे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है कॉर्पस ल्यूटियम, क्यों, ताकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखे, वैसे ही इस रिलैक्सिन को भी रिलीज करती है ताकि अच्छे से रिलैक्स रहे यूट्रस की, बच्चा आ भी गया है तो कॉन्ट्रैक्ट होकर बच्चा बाहर ना जाए, है ना, ये काम है इसका। और भी कई फंक्शंस हैं, ठीक है। एक्चुअली डेसिडुअल जो चेंज होता है ना, एंडोमेट्रियम डेसिडुआ में जो चेंज होती है उसमें भी इसका रोल है, बहुत सारे रोल है, इम्यूनिटी में, बहुत सारे काम में रोल है, उसको हम अभी नहीं देखेंगे। अच्छा, ये देखो, लेवल्स ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड, कई गुना बढ़ जाते हैं। किसके किसके लेवल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इनके क्यों बढ़ेंगे बेटा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट हो रहा है ओवरी से, वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, इसलिए बढ़ेंगे। कॉर्टिसोल, ये क्यों बढ़ेगा, इसका भी काम बेटा उसमें भी है, क्या बोलते हैं, थोड़ा मेंटेन करने में भी है यूट्रस को और दूसरा एंडोमेट्रियम को, और उसका मेन काम पता है क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये बच्चे का, मम्मी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और प्रोलैक्टिन, ये मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्रेस्ट के मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए है ये, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और थायराइड बेटा ये मेटाबॉलिज्म के लिए, पूरा बच्चे का, मम्मी का मेटाबॉलिज्म, कॉर्टिसोल मेटाबॉलिज्म कराएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन कराएंगे। तो बस फिर यही सब है हार्मोन। ये इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, ये जो पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, बच्चे को ग्लूकोज अच्छे से मिलेगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम अच्छे से डेवलप रहेगी, जिसके लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो अच्छे से डेवलप रहेगी, तो एंडोमेट्रियम में खूब सारी ब्लड वेसल होती है, ग्लैंड होती है, बच्चे को अच्छे से खाना मिलेगा, ठीक है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, मम्मी में, बच्चे में मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे। और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, जब अच्छे से एंडोमेट्रियम डेवलप रहेगी तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अभी देखो, अब आसान वाली चीज आएगी, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास, यानी कि एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू आउटर लेयर, इनर लेयर, जिसको एक्टोडर्म एंडोडर्म बोलते हैं, और बाद में दोनों के बीच में मेसोडर्म आ जाती है, ऐसा बोल रहे हैं बेटा। ये एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्टली लिख दिया है, इतना डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है ये। जब बच्चा इम्प्लांट हो रहा है, जब हो रहा है उस वक्त क्या होता है, बच्चे में जो ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 प्लेटों में, 2 लेयर्स में, बच्चा 2 लेयर की डिस्क बन जाता है, ठीक है। जब इम्प्लांट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, तब ये 2 डिस्क ये चेंज होने लगती है, किसमें पता है, 2 लेयर्स, 3 लेयर में चेंज होने लगेगी, 1 2 3, ठीक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म, यही प्रोसेस अपने को पढ़ना है। जब 2 लेयर से 3 लेयर में बच्चा चेंज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। अच्छा, एक चीज बोला गया है, ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास होता है, इस इनर सेल मास से ही बेटा आज हम लोग जो बने, ठीक है, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, ठीक है, विच गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में जो कुछ भी है इसी का बना है, इनर सेल मास का, ठीक है, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या बनाती है, ये प्लेसेंटा बनाती है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाने में रोल आता है, अभी बताया था ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ क्या है, बच्चा जाइगोट था, फिर 2 सेल बन गए, 2 सेल बन गए, यानी पहला क्लीवेज हो गया,
उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ये जाइगोट इसको नहीं बोलेंगे, जाइगोट तो ऐसा होगा एक सेल वाला, फिर 2 सेल बन गए, पहला क्लीवेज, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना है ये, ठीक है। इस ब्लास्टोसिस्ट में ये इनर सेल मास है जिसमें स्टेम सेल्स है, ठीक है। और इसी स्टेम सेल से बॉडी के सारे सेल बन रहे हैं, हड्डी बन रही है, ठीक है, नर्व मसल बन रही है, ब्लड के सेल बन रहे हैं, लीवर बन रहा है, नर्व न्यूरॉन बन रहा है, सब कुछ जो भी है बॉडी में इसी से बनना है। और ये सब किसके अंदर बन रहा है? एम्ब्रियो के अंदर बन रहा है, ठीक है। चलो ये सब अच्छे से बन जाएगा तो एम्ब्रियो होगा ना। अब पढ़ते हैं गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। बेटा हमने बताया कि जब बच्चा इम्प्लांट हो रहा होता है तो वो 2 लेयर पहले ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इम्प्लांट होने की कोशिश करेगी, 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर वाले को बोलते हैं एपीब्लास्ट और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक है। हाइपोब्लास्ट जो होती है बाद में पूरी गायब हो जाएगी और ये एपीब्लास्ट जो है ये 3 लेयर बन जाएगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ एपीब्लास्ट ऑफ फ्रॉम बाइलेमाइनर डिस्क, यानी 2 लेयर वाली डिस्क से 3 लेयर वाली डिस्क बनना है, इनटू ट्राइलेमाइनर डिस्क, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। 3 लेयर कौन कौन से होंगे? एक्टो, एंडो, मेसो, यही होता है गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? 2 प्लेट का बच्चा 3 प्लेट का बन गया, है ना, 2 लेयर से 3 लेयर बन गया बच्चा, वो ये गैस्ट्रुलेशन। सिंपल फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यही है गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। अभी देखो गैस्ट्रुलेशन शब्द पता है किसने दिया था? अंश ठिक्कर जी ने, हाँ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले जो थे। निडेरिया और टीनोफोरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा, ये लोग डिप्लोब्लास्टिक होते हैं बेटा, इनमें मेसोडर्म नहीं होता है, याद है? एनिमल किंगडम में पढ़ा था 11th क्लास में, इनमें केवल एक्टोडर्म, एंडोडर्म होती है। अभी देखो अब हम देखेंगे बच्चे में 2 लेयर से 3 लेयर कैसे बनी। तो सबसे पहले हम एक फिगर देखते हैं कि ये एंडोमेट्रियम है और इसमें बच्चा पूरी तरीके से इम्प्लांट हो चुका है, ठीक है, इम्प्लांट हो गया बच्चा। तो ये सबसे डार्क ग्रीन वाली क्या है? ये है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। उसके अंदर क्या होगी? ये लाइट पिंक वाली, ये होगी साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। क्या होगी ये? साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और अंदर में बेटा ये क्या थी? ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ठीक है, ये बच्चे को जो घेर के खड़ी है, ठीक है। और ये बीच में क्या है? कोरियोनिक कैविटी। बेटा ये आपको समझ में तब आएगा जब आप लास्ट लेक्चर देखे रहोगे, ठीक है। ये है कोरियोनिक कैविटी। दोनों मेसोडर्म की 2 लेयर्स होती हैं दोनों के बीच में, और वो भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। ये वो मेसोडर्म नहीं है जो अभी 3 प्लेटों में आएगी, ये एम्ब्रियो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। ये आज हमारी बॉडी में कोई पार्ट इसका नहीं है, ठीक है। अभी देखो, और ये क्या है? यही है असली चीज, ठीक है। इस असली चीज में भी 2 प्लेटें हैं, यही है बच्चा, ठीक है। ये क्या है? ये वो चीज है जो डंडा दिख रहा है, इससे एम्ब्लाइकल कॉर्ड बनेगा, यानी बच्चे की नाभि नाल, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसको, ये पूरा का पूरा कहाँ है? मम्मी की कोख में, यानी एंडोमेट्रियम में। अभी देखो उसको पास से देखते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको पास से देखते हैं, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही थी, ये क्या है? एपीब्लास्ट, यानी ईपी मतलब होता है बेटा ऊपर और हाइपो मतलब होता है नीचे। तो ये जो ये वाली लेयर है, ये क्या है? ये है ये वाली, ये है हाइपोब्लास्ट, ठीक है, नीचे। हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर। और ये कौन सी कैविटी है? एमनियोटिक कैविटी। ये लेयर का कौन सी है? एमनियॉन। एमनियॉन जो होती है बेटा वो ये लेयर एमनियॉन है, ठीक है। एमनियॉन क्या है? एक बच्चे के बाहर वाली मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अभी आया था ना, 4 होती हैं, एमनियॉन, कोरियन, योक सैक और एलेंटॉइस, ये तो एमनियॉन, ठीक है। ये एमनियोटिक कैविटी। एपीब्लास्ट और एमनियॉन के बीच में जो जगह होती है ना बेटा, जिसमें पानी भरा होता है, वो ये एमनियोटिक कैविटी। जब बच्चा बड़ा होगा ना तो ये 2 प्लेटें ऐसे मुड़ जाएंगी। ये 2 प्लेट, पहले 3 प्लेट बनेगी, फिर ये मुड़ जाएगा, ठीक है। बच्चा ऐसे घूम जाता है, ऐसे बच्चा जीवन भर प्लेट थोड़ी रहेगा। बाद में देखते ना बच्चा ऐसे घुस घुस के अंदर रहता है मम्मी के, ऐसे मुड़ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो ये कैविटी भी ना बच्चे के बाहर, ये एमनियोटिक कैविटी मुड़ जाएगी। अभी तो ये 2 प्लेट है, ऊपर में कैविटी है। जब प्लेट को मोड़ेंगे तो ये कैविटी भी मुड़ेगी ऊपर वाली, ठीक है। अब अभी देखो नीचे की जगह क्या है? ये है योक सैक। एक्चुअली कभी ये स्ट्रक्चर ऐसा था, ब्लास्टोसिस्ट, ये इनर सेल मास था। ये इनर सेल मास से इतना बन गया ये पूरा, ठीक है। और ये जो नीचे ब्लास्टोसील थी, ये क्या हो गई? कैविटी ब्लास्टोसिस्ट की वही योक सैक बन गई,
ठीक है। एक्चुअली ये जो 2 प्लेट थी ना, इसमें से प्लेट के सेल्स ऐसे मल्टीप्लाई कर करके पूरा घेर दिया इस कैविटी को, तो ये हो गई योक सैक। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर जाने रहो। और ये क्या है बेटा, योक सैक के बाहर ये क्या है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की लेयर्स। क्या क्या, ये अंदर वाली ऑरेंज और ये बाहर वाली ऑरेंज, ये दोनों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की लेयर्स हैं। और इनके बीच में जो जगह है ना, ये क्या है पता है, ये है कोरियोनिक कैविटी। ठीक है, अच्छा कोरियन क्या होता है, ये बाहर वाली जो मेसोडर्म है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, तीनों को मिला के बोलते हैं कोरियन। ठीक है, एमनियन, कोरियन, और ये योक सैक है। और अभी आगे एक एलेंटॉइस आएगा। एक्चुअली एलेंटॉइस योक सैक का ही प्रोजेक्शन है। ठीक है, एलेंटॉइस, ये सब के सब क्या है, ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है। खैर अपने को क्या पढ़ना है अभी कि 2 प्लेट से 3 प्लेट कैसे बना बच्चा, कैसे ग्रेस्टुलेशन हुआ, मतलब 2 प्लेट से 3 प्लेट बन गया। ये 2 प्लेटें थी, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट। अब इसको देखते हैं हम ना बेटा, इस गोले को बाहर निकाल लेते हैं। देखो ये 2 प्लेटें हैं, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, और इनके ऊपर 2 कैविटी है। चलो इसको देखते हैं। ये देखो ये क्या है, इपीब्लास्ट, और इसके नीचे की लेयर क्या है, हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, इस इपीब्लास्ट के ऊपर एक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी, और नीचे एक कैविटी है, वो क्या है, योक सैक। ये देखो ये कैविटी क्या है, ये तो प्लेट है इपीब्लास्ट, और ये पूरी खाली जगह दिख रही है ना, ये है एमनियोटिक कैविटी, और नीचे खाली जगह दिखेगी वो योक सैक। ठीक है, जो ब्लू कलर की प्लेट है वो इपीब्लास्ट, और उसके नीचे येलो कलर की प्लेट है वो क्या है, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट, ठीक है, ये बच्चे के सिर तरफ वाला एंड, क्रेनियल एंड। ठीक है, और ये पैर तरफ, पूंछ तरफ वाला एंड, कॉर्डल एंड। हम लोग बच्चे थे तो हमारे पूंछ थी, मम्मी के कोख में थे तो इसीलिए हम लोग वर्टिब्रेट हैं, कॉर्डेट हैं। हाँ, गैस्ट्रुलेशन बिगिन कब होता है, पहले तो ये जान लो, यानी कि 2 प्लेट से 3 प्लेट कब बनेगी। ये बेटा होती है 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो 3रा हफ्ता चल रहा है, यानी कि 15वें दिन से शुरू हो जाता है। 7 7 14, फिर 15वें दिन से 3रा हफ्ता, 15 से 21, तो 15वें दिन से गैस्ट्रुलेशन चालू। शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत होती है एक लाइन बनने से, एक धारी बनने से, प्रिमिटिव स्ट्रीक, जो होती है एपीब्लास्ट लेयर में, यानी ऊपर वाली लेयर में एक धारी बनती है। ठीक है, क्या बनती है, एक धारी बनती है। ये देखो ये बच्चे का, ये सबसे पहले तो ये एपीब्लास्ट है, और इसके नीचे पीली वाली लेयर हाइपोब्लास्ट है। इस एपीब्लास्ट में इधर बच्चे का सिर वाला एंड और इधर बच्चे का पूंछ वाला एंड। ठीक है, इंसान जो रहता है, इंसान का बच्चा जब हम लोग कोख में थे तो बेटा माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है सबसे पहले एनस बनता है, बाद में मुंह बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये पहले ये गोला आया। ठीक है, और इधर क्या है, ये एनस बनेगा, इसको क्लोइकल मेम्ब्रेन बोलते हैं, एमबीबीएस में पढ़ोगे, अभी नहीं जानना है। ये एनस वाला, एनस बनेगा इससे भविष्य में, और ये क्या है, इससे माउथ बनेगा भविष्य में, ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन, इसका भी नाम मत याद करना है, एमबीबीएस में याद करना। ये क्या है बेटा, ये एपीब्लास्ट में एक ऐसे लाइन जैसा बना, ये है क्या, देखो जब हम लोग जब कोई सड़क खोदता है, ठीक है, वहां पाइप वाइप बिछाने के लिए, तो वह पूरा गड्ढा कर देते हैं और मिट्टी को खोद के ऐसे साइड में कर देते हैं, है ना, तो दोनों तरफ मिट्टी का पहाड़ जैसा उगा रहता है और बीच में पूरा गड्ढा रहता है। वैसे ही यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ गड्ढा नहीं खुदा है, मतलब वैसे ही टाइप का है, देखो गड्ढे जैसा है और दोनों तरफ पहाड़ है सेल्स के। ठीक है, जैसे पाइप बिछाने के लिए ऐसे मिट्टी खोदते हैं ना, और फिर साइड में ऐसे मिट्टी डाल देते हैं, तो पहाड़ जैसा हो गया। तो पूरे दोनों तरफ मिट्टी के मतलब सेल्स मल्टीप्लाई कर गए एपीब्लास्ट के, बहुत सारे सेल ऐसे मल्टीप्लाई करके पहाड़ जैसा बनाया, और बीच में पता है क्या रहता है, बीच में वो गड्ढे जैसा। ठीक है, इस गड्ढे, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, ये बीच में रुको, फर्स्ट ईयर में जाओगे एमबीबीएस में तो एम्ब्रियोलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, ये क्या है बेटा, यही लाइन है प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, और ये दोनों तरफ बीच में उभार जैसा है। ये होगा क्या बेटा पता है, एक दिन एपीब्लास्ट से पूरा एक्टो एपिजो एंडो बनना है। ठीक है, तो ये जो है दोनों पहाड़ जैसा, ठीक है, इससे अंदर सोच लो तुमने पाइप नहीं बिछाई, वापस से मिट्टी फेंक रहे हो नीचे तरफ में। ठीक है, और नीचे क्या थी, वहां जमीन थी जब गड्ढा खोदा, यहाँ एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट है। ठीक है, ऐसे गड्ढा खोदा हुआ है और दोनों तरफ मिट्टी का पहाड़ है। अब हम उस गड्ढे में मिट्टी को फेंक रहे हैं, ठीक है, अंदर तरफ में, तो नीचे वाली जो लेयर थी ना वो रिप्लेस हो गई, हट गई, और वहां पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई।
यानी क्या हो गए, एपिब्लास्ट के सेल हो गए। उस लेयर को बोलते हैं क्या, एंडोडर्म। अभी देखो ऐसे देखो कि ये धारी बन गई है, क्या बन गई है, ये वाली धारी, प्रिमिटिव स्ट्रीक धारी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि हम देखेंगे एंडोडर्म कैसे बनती है। हमने इस प्लेट को काट दिया, मतलब 2 लेयर की प्लेट थी ना, उसको काट के देखेंगे कि क्या हो रहा है अंदर में, तो काट दिया, ठीक है। अब काटेंगे तो बेटा ये प्रिमिटिव स्ट्रीक वाला एरिया है ना, ये यहाँ दिख रहा है प्रिमिटिव स्ट्रीक वाला एरिया, ठीक है। चलो देखते हैं इसको अच्छे से, निकाला है बाहर इसको, ठीक है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक वाला एरिया है और यहाँ बता रहे हैं कि ये ऊपर में ये एपिब्लास्ट के सेल हैं और नीचे में येलो वाली है इसके हाइपोब्लास्ट के सेल हैं। इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये ऊपर स्काई ब्लू एपिब्लास्ट के सेल, नीचे हाइपोब्लास्ट, ठीक है। क्या क्या है ये, एपिब्लास्ट और नीचे हाइपोब्लास्ट। अब क्या होगा, और ये क्या है बेटा, डिप्रेशन, प्रिमिटिव स्ट्रीक। और मैंने बोला था ना दोनों तरफ ऐसे उभार जैसा हो जाता है, तो ये दोनों तरफ ऐसे उभार है और बीच में गड्ढा है, ठीक है। दोनों तरफ उभार, बीच में गड्ढा, ये क्या हो गया, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। अब ये दोनों तरफ से उभार से सेल्स ना ऐसे बीच में गड्ढे से नीचे तरफ ऐसे घुसेंगे, ठीक है। देखो देखते हैं कैसे घुस रहे हैं, देखो यहां घुस रहे हैं बेटा, ये देखो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, मैंने बताया था ना क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक। यहां से देखो सेल, ये देखो सेल मल्टीप्लाई कर करके यहां घुस रहे हैं, है ना, यहां सेल घुस रहे हैं, ठीक है। और क्या होंगे पता है, ये नीचे वाली पहले हाइपोब्लास्ट थी ना, इसके ऊपर जा जाके ये देखो सेल लोग डिपॉजिट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर करके जा रहे हैं, बीच से एपिब्लास्ट से घुस रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। और ये इस सेल के ऊपर आ रहे हैं, फिर क्या होगा देखो, अच्छा इसको बोलते क्या है बेटा, ये दोनों पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर, इससे बीच से जो सेल जा रहे हैं नीचे, तो सेल अंदर में जा रहे हैं मल्टीप्लाई करके, इनवेजिनेट कर रहे हैं, मतलब अंदर जा रहे हैं, इनवेजिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, इनवेजिनेशन, ठीक है। सेल प्रिमिटिव स्ट्रीक वगैरह है वहां से अंदर में घुस रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जो जगह थी, किसके बीच में, एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट के, उनके बीच में घुस गए, तो इनवेजिनेट कर गए, ठीक है, इनवेजिनेशन। अभी क्या हुआ, यहाँ देखो बहुत सारे सेल्स आ गए, किसके ऊपर, ये हाइपोब्लास्ट थी, इसके ऊपर, ये ऊपर वाली क्या थी, एपिब्लास्ट। अब इस हाइपोब्लास्ट पे नए नए सेल आ गए, जो किससे आए थे, किससे आए थे बेटा, एपिब्लास्ट से। ये जो सेल है ना, ये रिप्लेस करना चालू कर देंगे नीचे की जो हाइपोब्लास्ट थी, ये देखो ये हाइपोब्लास्ट है, इसको रिप्लेस कर दिया, और ये तो अभी रिप्लेस कर रहे हैं, फिर अपना शेप वैसा ही बना लेंगे, देखो जैसी हाइपोब्लास्ट थी वैसे ही शेप बना देंगे अपना भी, यहाँ रिप्लेस कर दिए, देखो हो गई रिप्लेस, और ये बन गई पक्की वाली एंडोडर्म। बेटा जानते हो हाइपोब्लास्ट को प्रिमिटिव एंडोडर्म बोलते हैं, जब बच्चा 2 लेयर का होता है ना, एपिब्लास्ट को बोलते हैं प्रिमिटिव एक्टोडर्म और हाइपोब्लास्ट को बोलते हैं प्रिमिटिव एंडोडर्म। मैंने पहले के लेक्चर में बताया हुआ है, पिछले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन प्रिमिटिव एंडोडर्म पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, यानी रहेगी ही नहीं अब, और उसकी जगह कौन ले लेगा, एपिब्लास्ट से तीनों चीजें बनेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सबसे पहले क्या बना, एंडोडर्म बना। अभी हमने देखा ना, एपिब्लास्ट से ऐसे सेल नीचे गए और हाइपोब्लास्ट को भगा दिया, उसकी जगह ले ली, सबसे पहले एंडोडर्म बना, ठीक है। ये क्या है, डेफिनेटिव एंडोडर्म, यही है एंडोडर्म, पक्की वाली एंडोडर्म, ठीक है। और ये क्या है, अभी ये एपिब्लास्ट ही है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब क्या होगा, अब हमको बनानी है मेसोडर्म, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इंट्रा एम्ब्रियोनिक क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बच्चे के बाहर भी मेसोडर्म होती है, जो कि बच्चे के बाहर ब्लड वेसल बनाएगी, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल बनाएगी, और कोरियोनिक विला यानी प्लेसेंटा फॉर्मेशन में ब्लड वेसल में मदद करेगी। मेसोडर्म से ब्लड वेसल्स, ब्लड वगैरह बनता है, तो वहां जरूरी था, बच्चे को मम्मी से खून चाहिए था ना, तो बाहर का बच्चे का कनेक्शन मम्मी से होने के लिए ब्लड के द्वारा वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जरूरी था। अभी देखो यह है इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, कैसे बनाइए देखते हैं। नीचे एंडोडर्म है, ये बन चुका है पहले ही एंडोडर्म, है ना। अब क्या होगा, ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक थी बेटा, ऐसे ऐसे था ना पहाड़ जैसा, मिट्टी का पहाड़, और उससे मिट्टी फिर और अंदर फेंको, ठीक है। एंडोडर्म के ऊपर और मिट्टी फेंक दो, यानी और सेल्स डाल दो, ठीक है। और वही सेल्स क्या होंगे, मेसोडर्म बना देंगे। ये देखो सेल्स ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और अब देखो क्या होता है, बस बन गई मेसोडर्म, ये सेल्स इसके ऊपर आ गए, है ना, और बन गई मेसोडर्म, ठीक है।
तो जो बचा, अब एपीप्लास्ट में जो बचा खुचा है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, जो बचा खुचा हिस्सा है। और सबसे नीचे क्या है, एंडोडर्म, और दोनों के बीच में मीजो। मीजो मतलब मिडिल में, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एक्चुअली ये नामकरण कैसे हुआ, डर्म मतलब चमड़ी, तो एक्टो मतलब बाहर की चमड़ी, ऐसे। तो हमारी स्किन का जो एपिडर्मिस है ना बेटा, ये एक्टोडर्म से ही डिराइव्ड है, इसलिए ये नाम बोला। पूरी स्किन नहीं, स्किन का एपिडर्मिस बाहर वाला, ठीक है, ये हेयर्स वो सब किससे डिराइव्ड है, एक्टोडर्म से, ठीक है। तो एक्टो नाम पड़ गया। और ये एंडोडर्म क्यों बोला, क्योंकि जो हमारी जो पूरी आंत वात है ना, बीच से जा रही है पूरी, पेट आंत वात, इनकी जो अंदर का जो लेयर है ना, म्यूकस लेयर, अंदर वाली एपिथीलियम वो भी इससे बनी है, तो एंडो बोल दिया, अंदर की डर्म चमड़ी। तो दोनों के बीच में जो हुआ मांस हड्डी जो जिससे बना वो हो गया मीजोडर्म, है नहीं, हमारी आंत है, बाहर चमड़ी है, बीच में बहुत सारी मसल है और मांस है, खून है, हड्डी वड्डी है, वो सब मीजोडर्म से बन गई, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है, किससे क्या बना। देखो तीनों लेयर बन गई। अब इन लेयर से क्या क्या बनेगा, मैंने बताया गैस्ट्रुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म मृत्यु से ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस्ट्रुलेशन है, ठीक है, क्योंकि तीनों लेयर का बनना जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्योंकि आज हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन है इन्हीं 3 लेयर से बने। कैसे बने देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एक्टोडर्म, यानी बाहर वाली लेयर से क्या क्या बना है, ठीक है। क्या क्या बनाया, मैंने बताया हमारी स्किन की एपिडर्मिस, इसमें स्किन, हेयर्स है, नेल्स है, ये सब किससे बने बेटा, इसी से, एक्टोडर्म से, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट याद, अच्छा हमारी स्किन में सबके स्किन का कलर अलग अलग होता है, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन, कोई थोड़ा ज्यादा गोरा, कोई सांवला, क्यों, स्किन में पिगमेंट वाले सेल होते हैं, मिलेनिन पिगमेंट वाले, उनको बोलते हैं मिलेनोसाइट, ठीक है, तो वो भी यही रहेंगे बाहर वाले में, ठीक है, तो वो भी एक्टोडर्म से बने। अभी देखो अपना ये दिमाग, नर्वस सिस्टम पूरा, चाहे वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चाहे वो बाहर बॉडी में जो नर्व्स जा रही हैं वो हो, यानी कि नर्व्स वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं पता है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बीच में हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पूरी बॉडी में इससे नर्व्स निकल के जा रही हैं। आप लोग एमबीबीएस में पढ़ोगे, नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सीएनएस, पीएनएस, ठीक है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, बाकी जो बॉडी में नर्व्स है वो पीएनएस में आ जाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। खैर अपने को नहीं जानना, ये जानना है कि दोनों के दोनों नर्वस, पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना है, एक्टोडर्म से। कैसे याद करोगे एक्टोडर्म, ऐसे याद कर लेना कि हमें याद क्यों नहीं हो रहा था, हमारा दिमाग ही नहीं है, बाहर है हमारा दिमाग, ठीक है, बाहर है मतलब एक्टो, ठीक है। तो एक्टोडर्म से बना है नर्वस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन का एपिडर्मिस, ठीक है, मिलेनोसाइट हो गया, ठीक है। और बेटा दिमाग की जस्ट, ये हाइपोथैलेमस होता है ना दिमाग में, उसके जस्ट नीचे में क्या रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे मान लो ये देखो ब्रेन है, मान लो मैंने बनाया, ये 1 मिनट, ये ब्रेन बनाया मैंने, कैसा ब्रेन बना दिया मैंने, दूसरा ब्रेन बना दिया है, मेरा भी दिमाग बाहर ही हो गया एकदम, ठीक है। ये ब्रेन बनाते हैं, ठीक है, अलग ही अलग ब्रेन बन रहा है। फिर यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे ना हाइपोथैलेमस है, और उसके जस्ट नीचे पता है क्या है, दिमाग ही गायब हो गया फिर से। ये ना ये टैब वेब से बनाने में बड़ा समस्या रहता है, गायब हो जाता है सब फोटो। यहाँ हाइपोथैलेमस है और इसके जस्ट नीचे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको पूरा बॉडी कंट्रोल करता है, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो अब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हुए ना, तो दोनों एक ही चीज से बनने चाहिए। हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। हाँ, तो नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड सब किससे बना है, एक्टोडर्म। मेमोरी ग्लैंड वो भी किससे बना है, एक्टोडर्म। आंखों में जो लेंस होता है, लेंस जिससे लाइट पास हो रही है, हाँ लेंस, आंखों का जो लेंस होता है बेटा, लेंस ऑफ आईज, वो भी किससे बना है, एक्टोडर्म, ठीक है। दांत में इनेमल, पूरा दांत नहीं, दांत का इनेमल पोर्शन, वो भी एक्टोडर्म से बना है। और जितने भी बाहर खुलने वाले ऑरिफिस है ना, ये माउथ, एनस, आंखें, नाक, कान, इनके जो एक्सटर्नल ऑरिफिस का जो एपिथेलियम है, ठीक है, वो भी उससे बना है, माउथ, एनस, ईयर, नोज, ईयर। एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल ग्लैंड बेटा किडनी के जस्ट ऊपर रहती है, ठीक है, ये किडनी है ना उसके जस्ट ऊपर ऐसे रहती है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और किसी भी ऑर्गन में
किसी भी ऑर्गन, मान लो ये किडनी है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ऐसे रहती है टोपी टाइप से, इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल। आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, सुप्रा मतलब ऊपर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम है सुप्रा रीनल, यानी किडनी के ऊपर। रीनल किडनी के यूज होता है, ऊपर जो रहे, सुप्रा रीनल ग्लैंड ये है, ठीक है। मान लो अब किसी भी ऑर्गन में बेटा जो बाहर का हिस्सा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो बीच का होता है उसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला पोर्शन है मेड्यूला, इस ये बना है किसका, एक्टोडर्म का, मतलब ग्लैंड है लेकिन मतलब एक्टोडर्म में क्या बनाया है, इस ग्लैंड का अंदर वाला पोर्शन, बाहर वाला नहीं बनाया है, भले ही एक्टो, ठीक है, अंदर वाला बनाया है। और बाहर का कौन बनाता है, मेसोडर्म। एड्रिनल ग्लैंड को बनाने में एक्टोडर्म मेसोडर्म दोनों का हाथ है, ठीक है। अभी देखो एड्रिनल मेडुला बन गया, ये रहा, ठीक है। आपको मेन क्या याद रखना है बेटा, स्किन का एपिडर्मिस, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये मत भूलना। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आंखों का लेंस, एड्रिनल मेडुला, मेमोरी ग्लैंड सब ठीक है, इसको नहीं भूलना है, नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम और ये स्किन वाला, पता है जो स्किन वाला पोर्शन जिस एक्टोडर्म से उसको बनता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस एक्टोडर्म। और ये नर्वस सिस्टम जिससे बनता है उसको न्यूरो एक्टोडर्म बोलते हैं। पढ़ोगे एमबीबीएस में, अभी तो काम का है ही नहीं, लिख देते हैं, लिखने में क्या जाता है, याद नहीं करना। सरफेस एक्टोडर्म, और ये क्या बेटा किससे बना है, नर्वस सिस्टम, न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। चलो बन गया एक्टोडर्म का काम, ठीक है। अब हम मीजोडर्म देखेंगे। मीजोडर्म से याद रखना जितनी मांस, हड्डी, ठीक है, और खून, खून किस में बहता है, ब्लड वेसल में, दिल, ठीक है, सब इसी से बना है। किडनी है ना, और वो जो एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला किसने बनाया था, एक्टोडर्म ने। तो बाहर जो बचा कॉर्टेक्स, वो कौन बनाएगा, मीजोडर्म। टेस्टिस, ओवरी, दांत का डेंटाइन, दांत का इनेमल सरफेस एक्टोडर्म एक्टोडर्म बनाता था ना। अभी एक्टोडर्म याद रखो, सरफेस और न्यूरो एक्टोडर्म आप लोग को याद नहीं करना है, एक्टोडर्म बनाता था, ठीक है। और दांत का डेंटाइन कौन याद रख बनाएगा, मीजोडर्म। पेरिटोनियम क्या होती है बेटा, एक्चुअली हमारी जो ये बॉडी का पोर्शन है ना, जिसमें सारा लीवर और सब ठूस ठूस के सारे इंटेस्टीन ऑर्गन वगैरह भरे हैं, ये लोग एक थैले में भरे हैं, ठीक है। वही थैला है जिसके अंदर ऑर्गन भरे, वही थैला पेरिटोनियम है, ठीक है। वो थैला क्या है, पेरिटोनियम, सिंपल सा, उसके बारे में डिटेल में एमबीबीएस में पढ़ना, ठीक है। तो ये जो थैला है, ये थैला किससे डिराइव्ड है, वो भी मीजोडर्म से, ठीक है। सारी हड्डियां, बोन जितनी, अब वो नीट में मान लो पूछ लिया स्पाइनल, वो ये जो क्या बोलते हैं वर्टिब्रल स्पाइन, स्पाइन कौन बना, स्पाइन हड्डी है तो यही बनेगी बोन से। और सारी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज है, तो ठीक है भाई, कार्टिलेज भी इसी का बना होगा, बोन एंड कार्टिलेज। हड्डियों के बाहर क्या होते हैं, मांस होता है, तो मसल भी इसी का बना है, हाँ। और स्किन की डर्मिस, ठीक है, मैंने क्या बोला था, स्किन का एपिडर्मिस कौन बनाता था, एक्टोडर्म। तो एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है, डर्मिस बनाएगा मीजो। एपिडर्मिस किसने बनाया, एक्टो ने, तो मीजो बनाएगा डर्मिस, ठीक है। पूरा ऐसे कभी याद मत करना कि पूरा स्किन एक्टो ने बना दिया, नहीं, सिर्फ एपिडर्मिस, डर्मिस को ये बनाता है, ठीक है। स्किन का डर्मिस मीजोडर्म भैया बनाते हैं, मीजोडर्म भैया का भी तो कुछ काम दाम है ना। अब और सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है इसमें, हार्ट, ब्लड वेसल, खून, खून के सेल्स, दिल, ब्लड वेसल। बेटा ये सीवीएस मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब दिल, कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल, ठीक है, सिस्टम, दिल और ब्लड वेसल वाला सिस्टम जिसमें खून बहता है। तो दिल, हार्ट, ब्लड वेसल और खून जिसमें बहे, ठीक है। किडनी मैडम, किडनी जो है वो भी मीजोडर्म, ठीक है। किडनी भले मीजोडर्म बनाती है, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर कौन बनाता है, वो एंडोडर्म बनाता है, ठीक है, यूरिथ्रा एंडोडर्म। अब ये देखो किडनी मीजोडर्म ने बनाई। एड्रिनल कॉर्टेक्स, पीछे एड्रिनल मेडुला आया था, किसने बनाया था, एक्टोडर्म में। एड्रिनल कॉर्टेक्स मीजोडर्म, ठीक है। गोनैड्स, टेस्टिस, ओवरी, ये भी मीजोडर्म। पेरिटोनियम बताया ना, वो थैला जिसमें सारे ऑर्गन भर भर के रखे हैं एब्डोमेन में, ठीक है। डेंटाइन, दांत का डेंटाइन, हाँ। और नोटोकॉर्ड कहाँ से बनती है पता है, अभी बताते हैं, रुको। मीजोडर्म से बनती है। ये कहाँ गया ये फोटो, हाँ, नोटोकॉर्ड कोर्स में नहीं है फॉर्मेशन, नहीं तो मैं बताती, एमबीबीएस में पढ़ना। ये देखो बेटा, ये क्या है,
ये प्रिमिटिव स्ट्रैक है ना, इसका ये जो ऊपर का ये जो गोला होता है ना, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव नॉट या नोड, ठीक है। और इसमें जो गोल है ना, छेद है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव पिट। जब नोटोकॉर्ड बनेगी ना, तो इस छेद से ही सेल नीचे जाएंगे और वो मीजोडर्म से बनती है। इसको कैसे बनती है ये नहीं पढ़ना है, जाके एमबीबीएस में पढ़ना। प्रिमिटिव पिट का रोल होता है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन में। हाँ ठीक है, मन कर रहा था तो मैंने बता दिया। देखो, नहीं ये नहीं, देखो जो दिखाना था, कहाँ गया, ये रहा। नोटोकॉर्ड भी बनती है बेटा मीजोडर्म से। मीजोडर्म, आज हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड का एक रेमिनेंट स्ट्रक्चर है, पता है क्या है? हमारी जो रीढ़ की हड्डियां है ना, हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, वो ये वो नोटोकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है आज हमारी बॉडी में, ठीक है। पहले बच्चा था तो पूरी नोटोकॉर्ड थी, कॉर्ड थी पूरी, आज नहीं है, ठीक है। हम नोटोकॉर्ड लेके नहीं घूमते हम लोग। हाँ, अभी देखो क्या क्या बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट, मीजोडर्म से खून, ठीक है, दिल, खून की नलियां, ब्लड वेसल, आर्टरी वेन, हड्डी मांस, हड्डियों को कौन जोड़ता है? कार्टिलेज, हड्डी मांस खून। हाँ, काटोगे तो हड्डी मांस खून निकलेगा। और ऐसे चमड़ी का बाहर वाला पोर्शन हटा दो, एपिडर्मिस, तो नीचे डर्मिस आएगी, फिर मसल आएंगे, बोन आएगी, कार्टिलेज, हाँ सब मीजोडर्म बनाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, मीजोडर्म, एड्रिनल मेडुला एक्टोडर्म, किडनी, गोनेड, टेस्टिस ओवरी, दांत का डेंटाइन, डेंटिस्ट होता है डेंटिस्ट, इसी नाम पे डेंटाइन रख दिया, ठीक है। और पेरिटोनियम, भूलना नहीं कुछ, नोटोकॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब बच गया एंडोडर्म। तो एंडोडर्म जी क्या बनाएंगे बेटा? जो एपिथेलियम होती है और ग्लैंड्स, एपिथेलियम एंड ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट माउथ एंड एनस। माउथ और एनस जो ओपनिंग थी उसकी एपिथेलियम को कौन बनाता था? उसको बनाता था एक्टोडर्म। देखो यहां है ना माउथ एनस, ठीक है। एक्टोडर्म में तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एंडोडर्म नहीं बना रहा है, वो बना रहा है माउथ एनस को छोड़ दो, उसके बाद जो बचा दोनों के बीच में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एपिथेलियम एक्सेप्ट माउथ एनस, ठीक। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे इसमें जो ट्रैकिया है, ठीक है, ऐसे गले से जा रही है ट्रैकिया, ट्रैकिया दो भाग में बढ़ गई, ब्रोंकाई में, फिर वो फेफड़ों में गई, एल्वियोलाई। देखो एक मिनट, हमें नाक से सांस लेते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, दोनों फेफड़ों में जाएगी, ये फेफड़ों में जा करके ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्री जो है ना, इसको रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। पेड़, सांस लेने वाला पेड़ है, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो ऐसे रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं इसको। ये हमारे बॉडी का पेड़ है, ठीक है, हमारी बॉडी में भी पेड़ होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में जो अंदर में एपिथेलियम होगी ना बेटा, एपिथेलियम होगी और जो ग्लैंड्स वगैरह होंगे, उसको किसने बनाया? एंडोडर्म ने, ठीक है, एंडो भाई साहब ने बनाया, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और वैसे यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा जो है ना, उसका भी एपिथेलियम यही बनाता है। कौन? एंडोडर्म। और किडनी किससे बना था? मीजोडर्म से। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा यहाँ हो गया, ठीक है। अच्छा, लीवर, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड, ये बेटा भी एक जगह मुझे क्वेश्चन मिला था जिसमें चारों एक साथ लिखे थे। बेटा लीवर और पैंक्रियाज तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ही दोस्त है ना, उसी सिस्टम में आते हैं लीवर पैंक्रिया, ये लोग में पाचन तंत्र में आते हैं, तो लीवर पैंक्रिया भी क्या बोलते हैं, हो गए एंडोडर्म के, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड तो सब जानते हो, थायराइड की बीमारी सुनते रहोगे, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, यहाँ होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड। थाइमस क्या होता है बेटा? थाइमस यहाँ इधर होता है, ठीक है। कब होता है? जब ये रहता है, कब खत्म होता है? जब प्यूबर्टी गेन कर लेता है कोई, ठीक है। प्यूबर्टी गेन करने के बाद ये थाइमस खत्म हो जाता है, सूख जाता है। और ये जो थाइमस है ना, इससे कौन से स्पेशल तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैच्योर होते हैं यहाँ, यानी इनका घर होता है। टी सेल्स बोलते हैं, टी फॉर थाइमस, इसीलिए नाम दिया गया टी सेल्स। वो सेल्स बेटा बनते तो भले ही बोन मैरो में, यानी हड्डी के अंदर जो सामान रहता है उसमें भले बनते हो, लेकिन वो मैच्योर होने चले जाते हैं थाइमस में। मतलब बने खून के वो सेल्स, वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो बने हड्डी में, पता है कहाँ? खून के ब्लड के सेल्स कहाँ बनते हैं? ये आरबीसी बोन होती है ना, बोन, कोई भी हड्डी,
हड्डी, ठीक है। उसके बीच में जो माल होता है ना, माल क्या होता है वो, बोन मैरो, उसी में ब्लड के सेल्स बनते हैं। ये टी सेल्स भी वहीं बने थे। ये स्पेशल टाइप के वाइट ब्लड सेल्स है जो बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये यहाँ बने थे, लेकिन ये खून से तैरते तैरते कहाँ चले गए, यहाँ थाइमस में चले गए। थाइमस में ये मैच्योर होते हैं। वो ऐसे ही हो गया कि छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए घर में मैच्योर नहीं किया, ये घर था, उसको हॉस्टल भेज दिया, थाइमस हॉस्टल है, ठीक है। और जहाँ मैच्योर होते हैं वहां से नाम रख दिया, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी सेल्स। और एक तरीके के और WBC होते हैं, बी सेल, वो यहाँ मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, तो इसलिए उनको बी सेल बोलते हैं। उस ठीक है, हो गया। थायराइड, थाइमस, लिवर, पैंक्रियास, ये भी किससे डिराइव्ड है, एंडोडर्म से, ठीक है। थायराइड, लीवर, पैंक्रियास, थाइमस, थायराइड, ठीक है, किससे डिराइव्ड है, एंडोडर्म। हो गया ये। कितने दिन तक प्रेगनेंसी रहती है, सबको पता है, आदमी में 9 महीने, आदमी नहीं औरत में। कुकुर बिलार, डॉग कैट, बेटा एवरेज 63 डेज है, हालांकि 58 to 68 डेज, ठीक है, लेकिन एवरेज 63 डेज। एलिफेंट, ये एवरेज 22 मंथ लिख दिया है, एक्चुअली अफ्रीका की एलिफेंट में 22 महीने और एशिया के एलिफेंट में 18 से 22 महीने, ठीक है। हो गया। अभी मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बच्चा जब एक्चुअली यहाँ 1 मंथ लिखा हुआ है अपने एनसीईआरटी में, एक्चुअली 22 से 23 दिन का रहता है, तभी ये हार्ट वाला काम चालू हो जाता है, मतलब हार्ट बनना, ठीक है। तो यहाँ 1 मंथ लिखा है, अच्छा 22-23 दिन में चालू हो जाता है हार्ट बनना, ठीक है। और ये हार्ट बीट हम कब देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करेंगे ना वेजाइना के थ्रू, वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, तो 6 वीक्स में देख सकते हैं बेटा। 6 हफ्ते का जब बच्चा रहेगा तो हम देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में कि हाँ उसका दिल धड़क रहा है। लेकिन इसको कान लगा के कब सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप से, जब वो बच्चा 5 महीने यानी 18 से 20 हफ्ते का हो जाएगा, तब सुन पाएंगे। लेकिन देखना है तो भाई अल्ट्रासाउंड में 6 हफ्ते पे देख पाओगे, कोई ऐसा समस्या का बात नहीं है, ठीक है। कब सुन पाओगे, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, अगर अपने को सुनना है हार्ट साउंड से, फीटल हार्ट साउंड सुननी है तो स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे। बेटा ये फीटल हार्ट साउंड, फीटस मतलब बच्चा, उसकी हार्ट साउंड ही पहला सिग्नल है, साइन मतलब सिग्नल, हाँ, ऑफ ग्रोइंग फीटस, बच्चा बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है फीटस, ठीक है। ठीक है, तो उसका FHS सुनते हैं, फीटल हार्ट साउंड, स्टेथोस्कोप आला लगा के सुनना है पेट में, है तो 18 से 20 हफ्ते पे सुनाई देगा। अगर सुनना चाहोगे कान से, अल्ट्रासाउंड में तो 6 हफ्ते पे दिख जाएगा। बच्चे के लिम्स यानी हाथ पैर और डिजिट्स, उंगलियां कब अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, 2nd मंथ, ठीक है। बच्चा जब 2nd मंथ खत्म हो जाता है ना, 2 महीने खत्म हो गए, तब अच्छे से हाथ पैर और उंगलियां डेवलप हो जाती हैं। और अच्छे से कब डेवलप हो जाएंगी, जब 3 महीने खत्म हो जाएंगे, यानी कि क्या 12 हफ्ते। बेटा ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक्चुअली जो 9 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसको 3-3 महीने में बांट दिया गया। पहला 3 महीना फर्स्ट ट्राई मतलब 3 महीना मेस्टर, दूसरा 2nd ट्राइमेस्टर, 3rd ट्राइमेस्टर लास्ट के 3 महीने। तो पहला ट्राइमेस्टर खत्म हो गया, यानी 12 हफ्ते खत्म हो गए, 3 महीने, ठीक है। उस समय बॉडी के सारे ऑर्गन मेनली बन गए रहते हैं, मोस्ट मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल लिम्स, हाथ पैर अच्छे से बन चुके हैं, उंगलियां अच्छे से बन चुकी हैं, हालांकि वो 2 महीने पर बन गई थी, पर यहाँ एकदम बढ़िया से बनी है। एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, बच्चे के जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो बन गए रहते हैं, ठीक है। अभी देखो 1 मिनट रुको, हैंग कर जाता है मेरा। हमने बोला था कि बच्चे का जो फर्स्ट साइन ग्रोइंग फीटस का क्या है, फीटल हार्ट साउंड। और बच्चा ये जो मूवमेंट करता है ना, बोलते हैं बच्चा लात मारा, वो यही है। पहले 5 महीने का हो जाता है लात मारना चालू है, बच्चे बदमाश पेट में ही लात मार रहे हैं मम्मी को। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस बेटा कब, 5th मंथ में, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, बच्चे के सिर पे बाल कब आ जाते हैं, जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है। इसी समय जब तुम पेट पे स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे ना, तो बच्चे की आवाज सुनाई देगी, ठीक है, धड़कन, बच्चे की धड़कन। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स यानी 2nd ट्राइमेस्टर, पूरे 6 महीने खत्म, ठीक है, बच्चे की बॉडी पे पूरे बाल आ गए हैं, फाइन हेयर, उसकी आईलिड्स ऐसे सेपरेट हो गई हैं, ठीक है, अलग अलग, और उसकी आई लैशेज ऐसे फॉर्म हो गई हैं, ठीक है, अच्छे से। हाँ, ये क्या हो गया, 2nd ट्राइमेस्टर। और फिर जब 9 महीने बीत गए तो फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी, निकाल दो बाहर,
ठीक है, हो गया, बस बहुत रेडी है अंदर, बाहर जाओ। ठीक है बेटा, फिर बाय, आज के लिए इतना ही।